साइंस मेड सिंपल में क्या हो रहा है, वही सेम चीज़ें जो हम लोग बात कर रहे थे, वही वाला चीज़ है। एटम बर्निंग है, मैग्नीशियम, दिस केमिकल इक्वेशन जो शुरू में हमने बात भी करी थी, ये वो वाले सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्हाट्स बेटर देन बुक रीडिंग, मतलब ठीक है। तो बुक, खुद ही बुक देखने से बेटर क्या है, मतलब हम चलते हैं सीधे पीडीएफ फाइल पे एनसीईआरटी की, सो दैट हम उसको पढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। इसमें हो गया लेट्स विजिट एनसीईआरटी बुक। तो उसमें क्या करेंगे हम, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट देखो ये रहा, तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे, इलाबोरेट डिस्कशन करेंगे ऑफ द बुक, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले पॉइंट बाय पॉइंट लेंगे, इलाबोरेट डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाके करेंगे, ठीक है। फिर होगा अंडरस्टैंडिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर्स जो आ रहे हैं ना आपके, चैप्टर के हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एस्पेक्ट को समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके इंटरेक्शंस क्या हो रहे हैं आपस में, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना और एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन करना, ये वाले करेंगे सॉल्यूशन। हो सकता है कि दूसरे वीडियोस लग जाएं उसमें, लेकिन हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की बुक पे। बुक पे चलते हैं। बुक यहाँ पे है आपकी पीडीएफ, ये रही आपकी एनसीईआरटी की बुक, ठीक है। दिख रहा है आपको शायद ना। चलिए अब करते हैं, एक सेकंड मैं इसको देखूं जरा। ये हो गया। अब हम चलते हैं ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी पे। अब ये क्या कह रहा है, शुरू में देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये वाला देखो, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अब इसमें सोचो कि क्या इन चीज़ों में हो रहा है कि आपका दूध दूध खुला छूट गया है, ठीक है। गर्मियों में दूध खुला छूट गया, तो क्या हो रहा है उसमें, मतलब क्या हुआ है उसके पीछे, क्या हुआ हमें नहीं समझ में आ रहा अभी क्या हो रहा है, अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर है कि भाई लोहे का तवा है, पैन है, या फिर कील है, ठीक है ना, उसको खुले में छूट गया है, उसमें पानी की ओस पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, पानी की चीज़ें पड़ रही हैं, मॉइस्चर आ रहा है उसमें एटमॉस्फेयर से, है ना। तो क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा हमें, ये समझना चाह रहे हैं हम, ठीक है। फिर है कि भाई ग्रेप्स जो है, अंगूर जो है वो फर्मेंट हो गए हैं, सड़ गए हैं। आपको लग रहा है कि सड़ गया हुआ, तो फर्मेंटेशन है उसका, लेकिन आपको लग रहा है सड़ गए। फिर है कि भाई आपने खाना पका दिया है, खाना कच्चा था, सब्जी कच्ची थी, उसको पका दिए, सब्जी पक गई है, तो फूड इज कुक्ड, ठीक है। फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गई है पेट के अंदर, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गई है, तो डाइजेशन हो गया उसका। वो क्या चीज़ है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हम सांस ले रहे हैं, हम कोई चीज़ पी रहे हैं, खा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो चीज़ें, वो बात हो रहा है। तो कह रहा है कि हो क्या रहा है इसके पीछे। बेसिकली ये किसी चीज़ का स्टेट, जो चीज़ शुरू में थी जिसको रिएक्टेंट हम बोल रहे थे, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा इससे। जब वो स्टेट चेंज हो जाएगा, तो वही चीज़ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये इसका तो स्टेट ही चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया उसमें, ठीक है ना। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अलग कॉम्बिनेशंस में रिएक्शंस हो रहा है, अलग सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है, अलग सिचुएशन में हो रहा है, और उसको मिला के रिएक्शंस हो रहे हैं। ये रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मतलब दुनिया में, ठीक है ना। ये इससे लेना देना है इसका। एक सेकंड, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, मैं इसको जरा एक सेकंड बोल लेता हूँ जरा। हम्म, ये हो गया।
तो ये कहता है कि जो जितनी भी सिचुएशंस थी ना, इन सारी सिचुएशंस को मिला के ऐसा क्या हो रहा है इसके पीछे, तो पीछे इनके क्या हो रहा है, इनके पीछे रिएक्शंस हो रहे हैं। और वही उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो मैंने भी बताया भी आपको कि केमिकल रिएक्शंस है। ये हो गए तो केमिकल रिएक्शन समझ गए हम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें और फर्दर डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज के टाइम पे, लेकिन इसमें एक बेसिक समझ लो, जो ये वाला है ना एक्टिविटी वाला जो दिखा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप इसको देखो। तो इसमें क्या है कि एक वॉच ग्लास है, एक वॉच ग्लास है, मतलब एक तख्ता है, तख्ते के ऊपर वॉच ग्लास है, ठीक है ना। और वो क्यों लिया हमने, ताकि जो आपका एंड प्रोडक्ट आए वो इसके अंदर जाए। तो उस तरह से हमने क्या किया, एक बर्नर ले रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक मैग्नीशियम मैग्नीशियम का रिबन लिया है, उसको सैंड पेपर से घिसा है। अभी क्यों घिसा है इसको हम एक्सरसाइज टाइम में पूरा समझेंगे, लेकिन अभी समझ लो एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है। और दूसरी बात, एक और चीज मुझे बोलनी है यहाँ पे, कि साइंस में क्या होता है कि कोई फॉर्मूला है, कोई मेथड है, ऐसे चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करना होता है। आपको पता कैसे चलेगा, आपको सपना आएगा क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के कोई रिएक्शन होने वाला है? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो करके देखा है लोगों ने। साइंटिस्ट को भी सपना नहीं आया है, साइंटिस्ट ने भी कर करके ही देखा है। उसमें कई बार कुछ एक देखने लगता है कि Mg 2 Mg+O2 = 2 MgO, आपने तो लिख दिया, आपको नंबर भी मिल गया। हो सकता है साइंटिस्ट को 15 साल लग गए निकालने में। समझ रहे हो आप बात? तो वो चीजें निकल के आती कि भाई स्टेटिस्टिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसमें मत जाओ मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड में। बस इतना समझ लो कि भाई मुझे उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो एनसीईआरटी में क्या है, वो एक्सपेरिमेंट भी करके बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट में ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, ये समझना है थोड़ा सा, है ना। तो एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या हो रहा है, लेकिन एक और चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। कभी भी आप देखो ना, एक्टिविटी देखो आप, सपोज जैसे ये देखो, एक्टिविटी 1.1, जैसे आप देखोगे एक्टिविटी 1.1 मतलब ये एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। एक्टिविटी मतलब एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। फिर इसके अंदर आप ढूंढो, कहीं पे आपको फिगर दिखेगा, जैसे ये देखो फिग 1.1 लिखा है, दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है, ये है ना फिगर 1.1। कोई भी एक्टिविटी के अंदर फिगर दिया होगा, फिगर 1.1, उसके ठीक सामने ढूंढो आसपास कहीं ना, आपको फिगर भी दिया होगा। अब फिगर देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर 1.1 है। मतलब एक्टिविटी देखा, उसमें सीधे फिगर देखा, फिगर का नंबर देखा 1.1, उसके नीचे जाके पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब तो ये नीचे लिखा है ना, ये वाला देखो, ये वाला, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या कहता है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, है ना, इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। जो हम लोग बात कर रहे थे वही सेम चीज देखो इसमें लिखी हुई है। तो कभी भी आपको दिख जाए एक्टिविटी लिखी हुई है ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको क्या है। एक्टिविटी लिखी है, एक्टिविटी का मतलब एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी ना उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में लिखा होगा कुछ। तो जो बारे में लिखा होगा उसमें आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, कोई फिगर का नंबर लिखा होगा। उधर से पिक करो फिगर नंबर, उस फिगर पे जाओ, और फिगर के नीचे देखो क्या लिखा है, वो पढ़ो, वही आपको क्लियर हो जाएगा। इतना सब पढ़ने तामझाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पढ़ोगे, आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन इधर से निकाल लो कि जिस निकाल लो क्या हो रहा है। तो फिगर के नीचे हमने पढ़ लिया क्या हो रहा है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है ना। जैसे देखो, ये देखो, यहाँ पे देख लिया, आप स्क्रीन पे देखो अपनी, है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि वो डिश रखा है, ऊपर से मैग्नीशियम रिबन को लेके ऐसे करके सैंड पेपर से करके साफ कर लिया है, टोंग से उसको पकड़ा है, टोंग मतलब चिमटी से पकड़ा है उसको ऐसे करके, और उस पे ऐसे करके आग दोगे ना जब, तो उसमें से झड़ झड़ के कर करके गिरेगा, सफेद रंग का बुरादा जैसा। वो जो गिरेगा ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, जो पिछले स्लाइड पे दिखाया था ना, 2Mg+O2 से बनेगा 2MgO। वो जो MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो नीचे गिरेगा बुरादा बन के, वो होगा, वो वॉच ग्लास के अंदर है, ठीक है। और बाकी आपका वो रिबन जल जाएगी आपकी पूरी। समझ आया ये वाला? अब इसको इसको समझने की कोशिश करो कि क्या रिएक्शन हो रहा है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं। ये ऐसे है, इसमें ये जोड़ा, इसमें ये आग लगा, ऐसे तो नहीं बताओगे ना आप उसको। इसको किसी फॉर्म में बताओगे ना, किसी वर्ड में बोलोगे, तो वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसी चीज को शब्दों में लिख सकते हैं। तो उस जब शब्दों में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हो गया ना, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। शब्द समीकरण कह लो एक तरह से, है ना।
तो वर्ड इक्वेशन में लिख दिया। अब वर्ड इक्वेशन में तो समझ में नहीं आएगी ना डेली रूटीन में, लाइफ में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इट हैज़ टू बी मैथमेटिकल ना, मैथमेटिकल होना पड़ेगा। तो उसी को केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बोलेंगे। उस वर्ड को कन्वर्ट करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद अगर फर्दर डिटेल में जाना है तो लिख दोगे, स्टेट लिख दोगे, किस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन हुआ है वो लिख दोगे, है ना। गैस प्लस लिक्विड से प्रेसिपिटेट हो गया, एक्वस सॉल्यूशन मिला और ये गैस की फॉर्म में उड़ गया। इस तरह से मतलब जो भी चीजें हैं ना। और इसमें 340 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा था, और इसमें 190 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था, या फिर इस तरह का ये रिएक्शन था, हीट जनरेट हुआ था या हीट इसने लिया था, मतलब जो भी इस तरह का है ना, वो चीज आप लिखोगे। तो ये आपको मैग्नीशियम वाला समझ में आ गया। ठीक है, रुको आगे चलते हैं इसमें ना। मैं क्लिक करने वाले पे करता हूँ जरा 1 मिनट, फिर आगे चलते हैं। ये हम समझ गए। सेम चीज इसमें करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी देखो 1.2 है लेफ्ट में, है ना। एक्टिविटी 1.2 है ना। तो एक्टिविटी 1.2 क्या है, एक्सपेरिमेंट है 1.2। देखो है भी लिखा हुआ। इसमें कोई फिगर वगैरह दिख रहा है आपको? इसमें फिगर दिख नहीं रहा है, उसमें लिखा नहीं है फिगर नंबर, लेकिन ऐसे देख के भी समझ में आ रहा है कि इसी की बात हो रही है ना। एक सेकेंड, सॉरी, बहुत ऊपर चला जा रहा है। रुको, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। पेज फॉर्मेट में चेंज करता हूँ। इनफैक्ट इसको रहने दो, कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो गया। तो उसी तरह से एक्टिविटी वाले में हम थे, 1.2 एक्टिविटी 1.3। इसमें क्या हो रहा है, कॉर्क है आपका, ग्लास ट्यूब है, उसको कॉर्क से ढका हुआ है। ठीक है, नीचे जो आप देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है, कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है ना, कॉनिकल फ्लास्क है। देखो जैसे एक कॉनिकल फ्लास्क है, कॉर्क है, उसमें एक ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है। अब क्यों है वो बताते हैं कि क्यों है वो ट्यूब। ठीक है, वो जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के टुकड़े, और क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 है उसमें। तो Zn है प्लस डाइल्यूट H2SO4 है, H2 है, साफ पता चल रहा है। H2 मतलब कि हाइड्रोजन है, और उससे गैस भी बन रही है, वो समझ में आ रहा है। तो H2 गैस लिखा भी है, देखो H2 गैस, और उसको गैस के जाने का रास्ता है, इसलिए वो ग्लास ट्यूब है पतली सी ना ऊपर। तो एपरेटस भी समझ गए आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। रिएक्शन भी एक बेसिक लेवल पे समझ में आ ही रहा है। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी चीज इस तरह की जब आती है तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखोगे ना आप, इसमें इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। ये है ना, देखो सेंटर में देखो, बिल्कुल चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड था लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, या सब्लिमेशन हो रहा है तो सॉलिड से सीधे गैस भी बन जाए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि चेंज इन कलर, उसका रंग बदल गया है। कुछ भी चेंज ऑफ स्टेट, कलर, कुछ चीजें चेंजेस आ रहे होंगे, वो आपको बता रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। ठीक है, कलर में चेंज आ गया, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस मतलब गैस बन गई उसमें से। ठीक है, ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर में कुछ चेंज आ गया। ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसी के इक्वेशंस भी हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। पहले तो है कि पहले हम कॉन्सेप्ट तो समझे ना, फिर इक्वेशन पे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो यही बात हो रही है कि केमिकल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन जो हमने शुरू में सारे डिस्कशंस किए हैं पीपीटी में, वही सारा आ रहा है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तो अब देखो बात की थी वर्ड इक्वेशन की, देखो वर्ड इक्वेशन बोल रहा है ये। इस इक्वेशन का वर्ड इक्वेशन होगा, क्या होगा, कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपलेस्ट फॉर्म में इस चीज को समझो कि मैग्नीशियम है, साथ में ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये लिख दिया हमने। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है।
और इसको इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेंगे और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख देंगे इक्वेशन फॉर्म में। अब ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें चलते हैं आगे। इसमें वही है कि बैलेंस करेंगे, LHS इक्वल टू RHS करेंगे। इसमें चलते हैं, जो चीज़ बोली है मैंने वही सेम चीज़ यहाँ हो रहा है। देखो राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, राइटिंग है केमिकल इक्वेशन में ब्लू कलर में देखो क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन है ना। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये स्केलेटल इक्वेशन है क्योंकि ये पार्शियली बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, लेकिन स्केलेटल जरूर है, वर्ड इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो Mg प्लस O2 जो है उससे MgO बना, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है ना। लेकिन ये पार्शियली बैलेंस्ड है, स्केलेटल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है अभी, जो कि इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होता है। अब उस पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अब इसका इसने एक एग्जांपल लिया, फिर उस पर भी जाएंगे वापस, है ना। तो देखो जो जिंक वाला एग्जांपल था ना, ऊपर जिंक वाला एग्जांपल लिया था कि जिंक के टुकड़े पड़े हुए थे और सल्फ्यूरिक एसिड था डाइल्यूटेड वाला, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको देख के समझो कि इसमें क्या हो रहा है, इसको समझो। इसको पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि समझिए आप कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें, देखो क्या हो रहा है, तो जिंक Zn, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब Zn प्लस H2SO4 से रिएक्शन हो रहा है, और उससे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, जिंक उसको नॉकआउट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है ना। ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, Zn प्लस H2SO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो अब ये क्या बैलेंस्ड है, खुद देखो, है ना बैलेंस्ड। हर एटम और मॉलिक्यूल को आप देख लो, वो बैलेंस होता है बेसिकली। मॉलिक्यूल अलग अलग कॉम्बिनेशन में चेंज होगा रिएक्शंस में ना, एटम से मिला के मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके कुछ प्रोडक्ट नए बनेंगे, ठीक है। तो आपको एटम में नज़र बनाए रखनी है बेसिकली, मॉलिक्यूल लेवल पे हो एटम लेवल पे हो, लेकिन एटम पे नज़र बनाए रखो और सबको बैलेंस कर दो, दैट्स ऑल। एटम बैलेंस करने होते हैं दोनों में, और नए नए मॉलिक्यूल तो बनते ही हैं आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जिंक आपका एक है, लेफ्ट में एक है, राइट में भी एक है जिंक, ठीक है। फिर H2SO4 है यहाँ पे H2 है, H2 दो है हाइड्रोजन के दोनों तरफ, ठीक है। SO4 है इधर और SO4 है, वो भले इंटरचेंज हो गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, लेकिन SO4 है, लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर है। यही चीज टेबल में लिख के दिया है इसने कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ये है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, बस एटम्स मैच करने हैं आपको, नंबर उनका, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, जिंक जो था वो 1 था, 1 रह गया, रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। एस जो हो गया सल्फर हो गया, सल्फर 1 था वो भी 1 है, ऑक्सीजन है 4 था वो भी 4 है, तो 1 1 2 2 1 1 4 4 सब मैच हो गए आपस में। तो इसका मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर ये ना होता तो हम इसको बैलेंस करते, ये चीज समझनी है आपको, है ना। अब हम चलते हैं आगे इसके, ये हम समझ गए हैं। अब देखो ब्लू कलर में, इसमें क्या हो रहा है, Fe+H2O, Fe+H2O से Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इधर Fe मतलब आयरन, H2O मतलब वाटर, और H, ठीक है। तो इधर Fe तो इधर Fe3, इधर 3 है इधर एक ही है, H2O में इधर H2 है इधर H2 है, O भी बैलेंस नहीं है क्योंकि इधर O है इधर O4 है, 4 है, ठीक है ना, तो बैलेंस नहीं है। और हाइड्रोजन बैलेंस हमें करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन बाकी बैलेंसिंग,
ठीक है, किसी एक को उठाएंगे हम। देखो इसमें क्या हो रहा है, Fe+H2O से Fe3O4+H2। अब बैलेंस करो। अब इसमें सेम चीज देखा, टेबल में हमने लिखा है कि FeH और O लिख दिया, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया, और फिर रिएक्टेंट्स लिख दिया और प्रोडक्ट लिख दिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और उसके नंबर्स लिख दिए। तो Fe देखो कितना है, लेफ्ट में 1 है और राइट में कितना है, 3 है। वैसे ही हाइड्रोजन क्या है, लेफ्ट में कितना है, रिएक्टेंट में 2 है, और प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। तो मतलब वो बैलेंस्ड है एटलीस्ट अभी के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें करके जब करेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे, है ना। अब बैलेंस करने से क्या हो रहा है, Fe+H2O से Fe3O4 है, प्लस H2 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, राइट साइड में ऑक्सीजन जो है वो 4 है, लेफ्ट में 1 है। तो बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4H2 हो जाएगा यहाँ पे, और राइट में Fe3O4 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, 4H2, लेफ्ट में देखो 4H2 हो गया। तो 4 हैं और H2 का एटम है, तो 4 दूनी 8, 4 × 2 8, तो टोटल 8 होना चाहिए मतलब उसका। अब राइट में देखो तो H2 है, H2 के बने हैं ना मॉलिक्यूल, तो H2 का क्या मतलब है, 8 होना चाहिए, और हैं 2। ठीक है ना, तो 4 × 2 8, तो 4 होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन को राइट में, तो H2O को 4 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में, और उसको हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किया, तो हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4H2 भी हो गया। समझ गए आप। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब Fe3, राइट में Fe3 है, लेफ्ट में Fe है, तो यानी कि इधर 3 इधर 1 है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Fe को। तो लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई करो, वो भी बैलेंस हो गया, तीनों बैलेंस हो गए। अब क्या हो जाएगा, 3Fe+4H2O gives Fe3O4+4H2। ये बैलेंस होगा आपका। जो टेबल में लिख के दिया है वही सेम चीज़ ने बैलेंस करके दी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लेफ्ट में, ठीक है, इक्वेशन का नंबर है 1.8, इक्वेशन 1.8 देखिए। देखो सबसे ऊपर कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3Fe+4H2O gives Fe3O4+4H2। तो हमने इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन थी, उससे स्केलेटल इक्वेशन लिखी। स्केलेटल इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसके कारण हाइड्रोजन में चेंजेस आए तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और उसके बाद सारे नंबर जब देखे तो एक एलिमेंट हमारा बच रहा था, आयरन, Fe मतलब आयरन, और आयरन को फिर बैलेंस किया हमने, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन थी और बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है ना। और इसको और एडवांस्ड बनाएंगे तो उसमें फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं कि भाई किसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो अब देखो जरा यहाँ पे 1.1, देखिए ब्लू कलर से कैसे लिखा है, 3Fe, ब्रैकेट में S स्मॉल s मतलब सॉलिड, +4H2O, G मतलब गैस, गिव्स Fe3O4, S +4H2, G। अब बोलते हैं इसको क्या है, तो 3Fe, मतलब आयरन सॉलिड जो है, उसमें 4H2O गैस, H2O मतलब स्टीम, H2O गैस, है ना। वाटर का गैस क्या होता है, स्टीम होता है ना। तो यानी कि आयरन, सॉलिड आयरन पे अगर स्टीम पास करा तो Fe3O4 बना, जो कि सॉलिड है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। अब उसी तरह से और एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स में क्या हो रहा है और देख लेते हैं, एक मिनट रुको, इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। COG, CO गैस, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, +2H2,
गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, उसके ऊपर लिखा है 340 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेयर। जो नॉर्मल एक प्रेशर लगता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। दैट इज 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 340 ATM मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना हाई प्रेशर अप्लाई करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा आपका CH3OH बनेगा, जो कि लिक्विड होगा। ठीक है, ये आपका, ये जैसे इक्वेशन 1.11 में बोल रहे हैं कि CH3OH बनेगा। फिर क्या हो रहा है कि 6CO2 एक्वस है प्लस 12H2O है, उस पर सनलाइट या क्लोरोफिल देंगे। क्लोरोफिल मतलब सनलाइट उसका पार्ट है, क्लोरोफिल बनता है, मिलता है। तो अब उससे क्या होगा, C6H12O6। क्लोरोफिल एक कंपोनेंट होता है और साथ में सनलाइट भी होता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों चाहिए यहाँ पे, ये होने के लिए, रिएक्शन होने के लिए। तो इसका मतलब है कि 6CO2 एक्वस, ठीक है, प्लस 12H2O लिक्विड, और प्रेजेंस क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बन रहा है आपका, C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड, जो कि इक्वेशन 1.12 आप रेफर कर सकते हो। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में वाटर का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है, और सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, और क्लोरोफिल है अगर, तो क्या होगा, C6H12O6 का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बन रहा है, और साथ में O2 और H2O। ठीक है ना, O2 एक्वस मतलब कि साथ में ऑक्सीजन रहेगा एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और दूसरा है H2O, साथ में पानी भी बनेगा, उसका बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। तो इस तरह समझना होगा इसको। जैसे क्वेश्चंस लिख के आया, अब क्वेश्चंस अब अभी नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो हमने पहले समझा भी था, तो वही वाली सेम चीज़ होगी। एक्टिविटी 1.4 क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट है। उसके अंदर देखो फिगर, देखो आपको कौन सा बता रहा है। एक्टिविटी 1.4 के अंदर फिगर क्या है, 1.3। 1.3 से फिगर 1.3 में जाओ, उसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है। तो उसमें क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेग्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो स्लेग्ड लाइम बन रहा है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं ना, वो बन रहा है। किसका रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी मिल रहा है, तो क्विक लाइम बन रहा है। बस यही यही दिखा है इसमें। तो बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, और वो रिएक्शन होगा। इस तरह से करके बांटा हुआ है इन्होंने, एक्सपेरिमेंट समझाने के लिए है, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो उसका एक इक्वेशन भी आएगा। अब वो ब्लू में देखो इक्वेशन क्या आ रहा है, सबसे ऊपर मैं इसको लेके जा रहा हूँ, इसलिए जान बूझिए। हाँ, तो इसमें क्या आया है, CaO solid plus H2O liquid gives CaOH twice aqueous plus heat। अब इसको समझते हैं क्या हो रहा है। CaOS मतलब CaO जो है क्विक लाइम है, जो कि सॉलिड है, प्लस H2O वाटर, पानी लिक्विड है। ठीक है, उससे बन रहा है CaOH ट्वाइस। OH ट्वाइस मतलब OH दो बार है मॉलिक्यूल में। Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड है, OH है, OH ट्वाइस दो बार है, एक्वस के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसका एक्वस फॉर्म है। स्लेक्ड लाइम बन रहा है उससे, और साथ में थोड़ा सा हीट भी डिसिपेट कर रहा है, उससे हीट भी निकल रही है। ठीक है ना। तो CaO क्या होता है, बेसिकली क्विक लाइम होता है, उसमें पानी डालते हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसे चूना होता है, ऐसे करके लिया क्विक लाइम, उसमें थोड़ा पानी डाला, और उसको ऐसे करके चलाया, और उसको लेके दीवार पे लगाया। चूना है, उसमें पानी डाला, चलाया, और उसको दीवार पे लगा के क्या किया, व्हाइट वॉश किया। ये व्हाइट वॉश हो रहा है, सफेद चूना कली करते हैं ना दीवारों पे, ये वो रिएक्शन है ये। तो वो व्हाइट वॉश किया, और साथ में हीट जो डिसिपेट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो हीट एनवायरमेंट में डिसिपेट करता है वो थोड़ा सा। ये रिएक्शन है बेसिकली ना इसमें, पेंटिंग का है ये हो गया।
तो वही उसके बारे में बता रहा है ये। स्लेक्ड लाइम है CaOH ट्वाइस एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे, तो CaCO3 प्लस H2O। तो जब आप उसको करोगे एटमॉस्फेयर में रहेगा। CaOH ट्वाइस था ना जो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 इन्वायरमेंट में है, CO2 मिलेगा उसके साथ, तो CaCO3 बनेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में H2O होगा। H2O पानी धीरे धीरे इन्वायरमेंट के साथ हट जाएगा, सूख जाएगा। जो कि हम ऐसे चूना कली करते हैं ना, जैसे चूना करते हैं, व्हाइट वॉश जिसे कहते हैं ना, व्हाइट वॉश करते हैं तो बाद में गीला गीला रहता है ना, वही H2O है राइट साइड में देखो, ठीक है। और CaCO3 जो प्लास्टर बन जाता है ना, जो वो प्लास्टर CaCO3 होता है। तो पहले वो बनता है, CaOH ट्वाइस बनता है, वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ मिल जाता है और CaCO3 बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो CO2 के साथ मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और उससे फिर H2O धीरे धीरे करके पानी सूखता है, वो तो दीवार पे वो व्हाइट वॉश रह जाता है। तो ये व्हाइट वॉश का एग्जाम्पल है, ये हो गया। उसी तरह से क्या है कि बर्निंग कोल, बर्निंग कोल में क्या हो रहा है, देखिए बर्निंग कोल में क्या हो रहा है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में है प्लस ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में, दोनों मिला के क्या होगा, CO2 गैशियस फॉर्म में। मतलब कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में अगर कार्बन है, कई बार काले रंग का भी होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा गैस, ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O, 2H2O लिक्विड। तो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके वाटर बनाएगी, सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन ये होता ही है दुनिया में, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, CH4 नेचुरल गैस यहाँ पे जैसे ले रहे हैं, मीथेन है, जैसे CH4 मीथेन हो गया, ठीक है ना। तो CH4 गैस प्लस 2O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो CO2 प्लस 2H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। H2O G है, मतलब स्टीम, H2O गैस के फॉर्म में तो स्टीम बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि कुछ चीजें आपको थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेंगी इसमें ना, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन समझो कि हो क्या रहा है। आप देखो तो 95% हम समझ रहे हैं वो क्या रहा है, ठीक है ना। फिर अगले इक्वेशन पे आते हैं। फिर मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम इसको जो है ना, ये वाला जो होता है आपका क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और एक्सरसाइजेस जो होती हैं, तो इन पेज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो वाले, और जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में तो आएगा ही नहीं, वो बहुत बड़ा हो रहा है ऑलरेडी, है ना। बट ये जरूरी है समझना, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं C6H12O6 एक्वस, ठीक है ना। C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस gives 6CO2 aqueous plus 6H2O liquid plus energy। तो C6H12O6 aqueous मतलब ग्लूकोज है ये, जैसे कि ग्लूकॉन डी खाते हैं, पार्ले जी खाते हैं, वो तो बिस्किट है ऑफ कोर्स, लेकिन हर चीज ग्लूकोज। अब लोगों को लगता है कि बिस्किट खाया, ग्लूकोज का बिस्किट खाया तो हुआ, ऐसा नहीं होता है। हर खाने की चीज टूट के ग्लूकोज ही बनता है बेसिकली, है ना। फ्रक्टोज और ये सब होता है, सब चीजें हैं, तो ग्लूकोज ही बनता है वो। तो C6H12O6 फॉर्मूला है उसका, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, तो वो ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन आया 6O2 एक्वस फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, जो कि बॉडी में होता है, ठीक है ना, तो उससे क्या बना, 6CO2 एक्वस। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस 6H2, मतलब लिक्विड बना, वाटर बना, प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी लिखा है ना राइट साइड में, ये वो एनर्जी है। C6H12O6 ग्लूकोज जो है, ये हमारा खाने का है। खाना जो बॉडी में जाके टूटा और उससे जो बना वो C6H12O6 ग्लूकोज बना, ठीक है। और ऑक्सीजन जो हमारे अंदर है बॉडी के, उसके साथ इंट्रा केमिकली रिएक्ट किया उसने, और कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और एनर्जी बना। वो एनर्जी से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, याद कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, वो एनर्जी से हो रहा है, ठीक है। H2 मतलब वेस्ट की फॉर्म में लिक्विड हो जाएगा बाद में, जो वेस्ट की फॉर्म में होगा। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हम
ऐसे करके सांस छोड़ेंगे तो वो CO2 हो गया। ठीक है, तो ये बॉडी का फंक्शनिंग भी केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है देख लो खुद ही, है ना। चलो अब अगला देखते हैं इसके आगे हो क्या रहा है। सेम चीज है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.5। उसमें क्या है, फिगर लिखा है 1.4 लिखा है, देखो तुम उसमें फिगर 1.4 पे जाओ तो लड़की की फोटो बनी है, उसके नीचे फिगर 1.4 के नीचे टेक्स्ट पढ़ो आप। टेक्स्ट पढ़ते आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो इसके कहता है कि करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ओडर। तो ये रिएक्शन होगा, आग वाला करेंगे हम उससे, बर्नर से, और उससे फिर स्मेल करेंगे जो रिएक्शन आएगा उसको ना, कि कौन सा गैस है क्या है, इसके ऊपर है एक्टिविटी। अब इसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैं ब्लू को ऊपर ले जा रहा हूँ पूरा आपके लिए। उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस एक्टिविटी में, वो क्या हो रहा है FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करा है इक्वेशन को और हीट कर रहे हैं, तो क्या लिखा है 2FeSO4 सॉलिड, एरो बनाया उसके ऊपर हीट लिखा है, तो मतलब इसको हीट कर रहे हैं ना, आग दिया है उसको बर्नर से, तो वो हीट हो गया। Fe2O3 इस फेरिक ऑक्साइड, वो सॉलिड है। आई एम सॉरी। फिर हुआ प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, तो इसमें क्या हुआ 2FeSO4 सॉलिड, मतलब सल्फेट फेरस सल्फेट को हीट किया, तो उससे क्या बना Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड बना, प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मतलब दो, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो, DI, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो सल्फर और दो ऑक्सीजन के तो SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर के साथ तीन ऑक्सीजन के तो SO3। ठीक है ना, ऐसे है, ये हो गया। अब इसका देखते हैं, सेम चीज एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है एक्टिविटी 1.6। उसके अंदर फिगर कौन सी है 1.5। 1.5 के नीचे जाके पढ़ो क्या लिखा है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, उसको एक्सप्लेन किया है इसने। ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सेम थिंग 1.7 में देखो तो यही हो रहा है। एक बीकर लिया है, बीकर है, जार है, उसके अंदर पानी लिया है, उस पर दो ट्यूब है, उसके अंदर कॉर्क से फिट करके ट्यूब इलेक्ट्रोड निकाले हुए हैं दो, है ना, जो कि ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, पानी भरा है उसमें, हमने पानी भर दिया है, और एनोड और कैथोड है। ठीक है, एनोड कैथोड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के लिए हो गया। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, और उसमें एक बैटरी लगाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है हमने, और हमने फिर उसको स्विच लगा के स्विच ऑन किया, तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यही इसको एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया है इसने, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। और एक्टिविटी 1.8 में क्या है, सेम चीज़ है। एक्टिविटी 1.8 में फिगर क्या है 1.7। 1.7 में क्या लिखा है देखो, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो सिल्वर मेटल बन जाएगा। ठीक है ना, ये इसका रिएक्शन आएगा। रिएक्शन देख लो इसका क्या हो रहा है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। सबसे ऊपर देखो ब्लू में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, वही सेम चीज़ है, सारे स्टेट लिखे हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इस फॉर्म में आया हुआ है। तो क्या है 2AgCl, Ag मतलब सिल्वर, आई थिंक अर्जेंटीनियम बोलते हैं ना, तो Ag, तो 2AgCl सॉलिड पे सनलाइट दिया, तो उससे क्या हुआ 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, तो 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, फिर सनलाइट दिया और उसे क्या हुआ 2Ag, सिल्वर अलग हो गया सॉलिड फॉर्म में, प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस। जो 1.8 एक्टिविटी का इक्वेशन दिया हुआ है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन, ये कह रहा है कि इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी रिएक्ट और बिहेव करेगा, तो वो क्या होगा 2AgBr, Br मतलब ब्रोमीन। ठीक है, तो 2AgBr सॉलिड
सनलाइट दिया तो 2 Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, तो ब्रोमीन गैस। AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो AgBr मतलब बैलेंस किया तो 2 AgBr हो गया ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड है, उस पर सनलाइट करोगे पास, सनलाइट दोगे उसको, तो 2 Ag सॉलिड मतलब सिल्वर अलग हो गया सॉलिड में, ठीक है। और Br2 गैस मतलब ब्रोमीन गैस अलग हो गई, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हम बाद में एक साथ करेंगे ही करेंगे। ऐसी 1.9 एक्टिविटी आई। 1.9 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, फिगर देखो 1.8 ए 1.8 बी 1.8 ए देखो लेफ्ट में। इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में एक धागा लटकाया है, कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर दिख रहा है ना, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। उसमें लोहे की कील डाली है, आयरन नेल, रस्टेड होती है ना। तो उसमें क्या हुआ, रस्टेड भी डाली और रस्टेड को बाहर भी रखा, जज किया कि भाई इसमें डालने से क्या हो रहा है, बाहर रखने से क्या हो रहा है। ए में ये देखा, अब बी में देखो क्या हो रहा है अगले उसमें। आयरन नेल को कह रहा है कि आयरन नेल बताया कि आयरन नेल ये रहा, और दूसरा कह रहा है आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाला, उसका क्या था, बाहर जो हमने रखा था वो ये रहा आयरन नेल, मतलब कील ये रहा, ऐसा दिख रहा है। और जो कॉपर सल्फेट वाले में डूबा हुआ था उसको बाहर निकाला तो वो ये दिख रहा है, वो ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो। और उसी तरह से कॉपर सल्फेट राइट साइड में दिखा रहा है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दिख रहा है, और जब निकाल लिया कील, रिएक्शन होने के बाद कील निकाल लिया तो राइट साइड में थोड़ा सा फेड हो गया, कलर लाइट हो गया और भी, ये दिखा रहा है बेसिकली। अब उसके बाद इसका इक्वेशन लिख के दे रहा है ब्लू कलर का, ये देखो सबसे ऊपर आ रहा है 1.24, ठीक है। तो वही फुल बैलेंस्ड इक्वेशन है, सारे स्टेट के साथ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, Fe प्लस CuSO4, इससे क्या हो गया FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, FeSO4 Fe प्लस CuSO4, तो उससे बना FeSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर सल्फेट है और आयरन है, आयरन गया उसने कॉपर को नॉकआउट कर दिया वहां से और खुद जाके जुड़ गया, तो FeSO4 बन गया ना और कॉपर नॉकआउट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना उसने, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसी तरह से और क्या एग्जाम्पल दो लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, जिंक ने कॉपर को नॉकआउट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu, कॉपर को लेड ने नॉकआउट कर दिया और खुद जाके क्लोराइड के साथ बन गया। तो उसमें ऊपर वाले में क्या हो रहा था, कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है ना, और कॉपर अलग हो गया सॉलिड। दूसरे में क्या है, लेड के साथ CuCl2 का मतलब होता है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और लेड गया और लेड ने उसके एटम को नॉक ऑफ कर दिया वहां से मॉलिक्यूल से, और PbCl2 प्लस Cu, तो PbCl2 क्या होता है, लेड क्लोराइड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, जाके नॉकआउट करके खुद जाके जुड़ जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी 1.10, इसमें क्या है, फिगर 1.9 है, उसके लिए फिगर 1.9 के नीचे पढ़ो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सेम है। अब इसका रिएक्शन देख लो, उसको ऊपर करते हैं, ब्लू में देखो रिएक्शन, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, मतलब Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट, प्लस BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, दोनों का रिएक्शन हुआ तो BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, NaCl मतलब नमक। ये इधर से तोड़ के उधर गया, वो इधर से तोड़ के इधर आया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ना, ये वो हो गया, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है, समझ समझ के करो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आ जाते हैं एक्टिविटी आपकी 1.11, सेम चीज़ हो रही है, फिगर देखो 1.10, 1.10 के नीचे पढ़ो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। तो चाइना डिश है, उसके अंदर वो डाला है आपने, कॉपर डाला है, और उसको नीचे से बर्न कर दिया है आपने, वायर गेज लगाया है और नीचे से बर्न किया है, और ट्राईपॉड स्टैंड पे रखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ये एक्टिविटी तो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं सारे, है ना। तो उसको आग लगाई नीचे से, तो उसको बैठ के आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा।
और उसको इक्वेशन की फॉर्म में फिर ब्लू में देखो, सबसे ऊपर ब्लू की फॉर्म में 2CU प्लस O2, हीट दिया 2CuO, 2Cu कॉपर है प्लस O2 ऑक्सीजन, हीट किया तो 2CuO कॉपर ऑक्साइड बना। अब CuO प्लस H2 फर्दर हीट किया तो Cu प्लस H2O, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पास किया और हीट करते रहे अगर, तो कॉपर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा उसमें से। इस तरह से रिएक्शन, चेन रिएक्शन, फर्दर रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो दूसरा रिएक्शन था जो हमने देखा अभी, इसमें खास बात क्या हो रही है इस पूरे प्रोसेस में कि CuO प्लस H2, उसको हीट दिया तो Cu प्लस H2O, ठीक है ना। तो CuO जो है वो Cu बन गया और H2 जो है वो H2O बन गया। तो CuO से Cu हुआ, उससे ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया ना, ऑक्सीजन घट गया, तो रिडक्शन है वो। और उसके ऊपर ठीक उल्टा हो रहा है, H2 है उसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और दोनों एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रेड, रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ये। ठीक है, उसी तरह से देखो ये कह रहा है ना कि सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शन और क्या है, एग्जांपल लो, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C, मतलब C मतलब कार्बन, गिव्स Zn प्लस CO, Zn मतलब जिंक अलग हो गया, और CO आई एम सॉरी, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ठीक है, ऐसे MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इससे क्या है, Mn मतलब मैंगनीज, तो अब इसमें क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O मतलब कि वाटर प्लस क्लोराइड मतलब क्लोरीन, है ना, क्लोरीन गैस, ये हो गया। इस तरह से करके रिएक्शंस हो रहा है और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकल रहे होते हैं। ये समझ में आई क्या आपको? अब बस इसको देखते हैं और फिर इसको रैप अप करते हैं, फिर अगला वीडियो करेंगे बाद में। कोरोजन देख लो और रैंसिडिटी देख लो। कोरोजन में क्या होता है कि आयरन है, आयरन पे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कोरोड कर गई चीज़, वो कोरोजन हो गया। ठीक है, और रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी भी सेम चीज़ है कि जैसे ऑयल है, फैट है ना, तो उसमें आप क्या करते हो कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ ऐड कर देते हो उसमें, तो उससे रैंसिडिटी ना हो, मतलब कि कोई खाने का आइटम सड़े ना, वो फ्रेश रहे, तो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करे। तो जहाँ पे रैंसिडिटी होगी मतलब खराब होगा वो, और उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम ये करते हैं कि वही लिखा है ना कि जैसे कि चिप्स को नाइट्रोजन वाले से वो करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस पास करते हैं आलू के चिप्स के उस पे ना, जो पैकेजिंग टाइम पे, तो उससे क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आलू सड़ेगा नहीं। तो इसलिए पोटैटो चिप्स का जो पैकेट होता है वो लंबे लंबे समय तक चलता है, इसलिए ये रीज़न है उसका। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि अब हम वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है, लेकिन बड़े कंसेप्चुअली आइडिया कॉन्सेप्ट सबके लिए बड़ा ज़रूरी था ये। फिर मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस लूँगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। इन इन टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जो चैप्टर के दौरान जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले भी उसमें आते हैं। ठीक है, और उसी तरह से करके जो एक्सरसाइज होते हैं, जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज होते हैं, वो भी उसमें आते हैं, तो वो भी उसको उसको भी देखेंगे और करेंगे। एक बार क्विकली हम लोग पीपीटी पे चलते हैं, इसमें देखते हैं पीपीटी में। ठीक है, ये हो गया, तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन हम कर ही रहे थे इसमें, एलाबोरेट डिस्कशन ऑफ द बुक, सेकंड पॉइंट जो है वो कर रहे थे, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे हम। फिर अंडरस्टैंडिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, हर एस्पेक्ट समझ रहे थे हम चैप्टर के। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन और एग्जाम्पलर वाले करेंगे बाद में। फिर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन स्टेम क्या होता है और ये सब ना, उसकी लर्निंग्स क्या है, ये हम आगे लेंगे। ठीक है ना,
तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ इसको, और आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने नेटवर्क में फैलाइए, बोलिए कि देखें इसको, कोई किसी और से भी देखता है, किसी और सर का देखता है तो कोई इश्यू नहीं है, हमारा भी वीडियो देखो, आप सीखो, पढ़ो, नंबर आपके आएंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। मेरा पर्पज़ यही है कि सारे नंबर आपके आएँ, ठीक है ना। टेक इट ईजी वे, लिव लाइफ, आराम से साइंस पढ़ो, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, और मैं भी मेहनत करके निकालता हूँ आपके लिए, और हम फिर ऐसे करके मिलते रहते हैं, आपके लिए फर्दर वीडियोस में बनाता हूँ। तो मैं आपका अमित सर हूँ, ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम से, और हम ऐसे करके वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, इन्फॉर्मेटिव और सारे लर्निंग्स के लिए वीडियो, बोर्ड एग्जाम की तैयारियों के लिए हम लाएंगे, ठीक है ना। दिस इज योर अमित सर साइनिंग ऑफ। बाय।